देव की असली पहचान आखिरकार सामने आ गई। किसने सोचा होगा, जो सबसे ज्यादा ज़ोंबी जैसा दिखता था वो असल में हरी चमकती आंखों वाला एक तेज तर्रार नौजवान था। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि वो 2 ज़ोंबी से पैदा होने वाला पहला बच्चा था। सदियों पहले एक अचानक ज़ोंबी महामारी ने दुनिया को निगल लिया था। इंसान बचने के लिए बेताब होकर दुनिया के किनारों पर छिपने पर मजबूर हो गए थे। उन्होंने ज़ोंबी को बाहर रखने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। सिर्फ पुराने हथियारों के साथ वे खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दिन एक नए सैन्य दल के बनने से सब कुछ बदल गया। इसके सदस्यों के पास डरावनी ताकत थी, कभी कभी ज़ोंबी से भी ज्यादा खतरनाक। 10 साल से भी कम समय में उन्होंने ज़ोंबी को पीछे धकेल दिया। पकड़े गए ज़ोंबी को जीवित जनरेटर में बदल दिया गया, बाकी को सामान की तरह नीलाम किया गया। उन्होंने लोगों के मनोरंजन के लिए ज़ोंबी के चिड़ियाघर भी बनाए। जो कुछ ज़ोंबी बच गए उन्होंने छोटे छोटे दल बना लिए और दुनिया के किनारों पर छिपने के लिए मजबूर हो गए। वे फेंके गए तेल और कबाड़ खाकर मुश्किल से जिंदा थे। सदियों तक बिना सोचे समझे घूमने के बाद आखिरकार एक महिला ज़ोंबी के विचार जागने लगे। वो ये नहीं समझ पाई कि इंसान इतने ताकतवर क्यों थे, उन्होंने सभ्यता कैसे बनाई, तो उसने उनकी नकल करना शुरू कर दिया। दिन में 3 बार खाना, जल्दी सोना, सूरज के साथ जागना। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंची कि इंसान सभ्यता इसलिए बना सकते थे क्योंकि वे बच्चे पैदा कर सकते थे। तो उसने उनकी नकल की और साथी ढूंढने के लिए हर दिन सड़कों पर घूमने लगी। और एक दिन उसे ये जानकर झटका लगा कि वो सचमुच गर्भवती थी। 13 महीने के लंबे और थका देने वाले समय के बाद उसने पहले ज़ोंबी बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम अजेव रखा। लेकिन अजेव का बचपन खुशियों भरा नहीं था। जब से उसकी मां इकलौती गर्भवती ज़ोंबी बनी तब से उसे उसकी अपनी प्रजाति वालों की दुश्मनी भरी नजरों, बदमाशी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। और एक बार जब अजेव का जन्म हुआ तो उन्होंने उसे पूरी तरह से त्याग दिया। अपने शिशु बेटे की रक्षा और परवरिश करने के लिए उसने दूसरे ज़ोंबी दलों में शामिल होने की कोशिश करते हुए बर्बाद हुए शहरों में घूमना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार वे उसे एक अछूत समझकर ठुकरा देते थे। आखिरकार अजेव के भविष्य के लिए उसने इंसानी समाज के पास बसने का फैसला किया, लेकिन अपनी डरावनी शक्ल के कारण वो कभी भी इंसानों के बीच खुलकर नहीं जा सकती थी। तो ये 3 साल के छोटे अजेव पर निर्भर था कि वो सड़कों पर भीख मांगे जिससे वे मुश्किल से जिंदा रह पाएं। अपनी ज़ोंबी मां की देखरेख में अजेव धीरे धीरे बड़ा हुआ। वो हमेशा एक इंसान का भेष बनाकर शहर में रहता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इंसानों द्वारा लागू की गई अनिवार्य शिक्षा के साथ अजेव दिन में स्कूल जाने लगा। रात में वो छोटी दुकानों में पार्ट टाइम नौकरी करता था। अपनी ज़ोंबी सहन शक्ति की वजह से वो कभी थकता नहीं था और सप्ताहांत में वो बिलों में मदद करने के लिए कई नौकरियां भी करता था। कभी कभी वो चाहकर भी अजेव इंसानों को खाने की तीव्र इच्छा को दबाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी मां ने उसे एक वास्तविक इंसान की तरह जीने का अवसर देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और उसने चुपचाप कसम खाई थी कि वो कड़ी मेहनत करेगा और अपनी मां को एक कार और एक बड़ा घर खरीद कर देगा। लेकिन जब शहर पर एक अचानक ज़ोंबी हमला हुआ तो सब कुछ बिखर गया। अपने सहपाठी को बचाने के लिए अजेव को अपना असली रूप प्रकट करने और ज़ोंबी में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी पहली नौकरी के दिन मिल्क पाउडर स्टोर नंबर 1 के बॉस को निकालने के बाद उसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर आ गई। उस दिन 17 साल के अजेव ने अपने सीनियर के परिचय के बाद एक सुपरमार्केट में काम करना शुरू किया। उसे वहां खाली नजर से खड़े देखकर सीनियर ने उसे डांटा, क्या तुम खोए हुए थे? जल्दी करो और मदद करो। उसकी चेतना वापस आते ही उसने जल्दी से कदम बढ़ाया और उसके हाथ से डिब्बा ले लिया। वो राहत की सांस लेते ही उसने तुरंत उसके चेहरे पर घाव देखे। बिना किसी हिचकिचाहट के सीनियर ने उसे काउंटर के पीछे खींचा, उसकी चोटों की सावधानी से देखभाल करते हुए पूछा कि क्या उसे फिर से परेशान किया गया था। असलियत ये थी कि इंसानों के बीच एक ज़ोंबी के रूप में रहते हुए वो उनसे डरता था। उसकी कायरता ने उसे बदमाशी करने वालों का आसान शिकार बना दिया था। सीनियर ने उसे डांटा, इंसान क्रूर होते हैं, बदमाशी हमेशा होती रहती है। अगर तुम कमजोर दिखते रहोगे तो वे तुम्हें क्यों परेशान करेंगे, लेकिन अगर तुम लड़ोगे तो कोई भी तुमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। समझा? सिर झुकाए अजेव ने धीरे से बुदबुदाया, समझा। तभी सुपरमार्केट का बॉस उधर आ गया। ग्राहक आ गए हैं, जाओ उनका स्वागत करो। बाहर एक ट्रक आकर रुका। अजेव ने सोचा कि ये शहरवासियों के लिए सामान पहुंचाने वाला गैंग है, लेकिन वो सिर्फ एक सामान्य ड्राइवर निकला। सीनियर जल्दी से अलमारियों की ओर बढ़ी, मांगी गई चीजें ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही वो लेबल देखने के लिए झुकी, बॉस अचानक उसके पीछे आ गया। तस्वीरें लेने के लिए अपना फोन निकाला। ये दृश्य अजेव ने तब देखा जब बॉस ने अपनी नजरें उस पर टिकाईं। अजेव तुरंत दूर देखने लगा, हकलाते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। फिर भी बॉस ने उसे कॉलर से पकड़ा और गुर्राया, बच्चे तुम बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो। फिर उसने उसे ड्राइवर को गोदाम तक माल पहुंचाने का आदेश दिया। रास्ते में ड्राइवर ने उसे चेतावनी दी कि बॉस यहां बदनाम है। वो ऊंची तनख्वाह का लालच देकर कॉलेज की लड़कियों को फंसाता है, फिर उनका शिकार करता है। तुम्हारी सीनियर शायद वो उसके चंगुल से बच न पाए। अजेव का दिमाग घूम गया। उसे बचाएं या चुप रहें?
अचानक दूर से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जिसे वो अच्छी तरह जानता था। ज़ोंबी, वे शहर पर हमला कर रहे थे। ड्राइवर ने घबराहट से सड़कों को स्कैन करते हुए बाहर झांका, लेकिन अजय ने उसे अनदेखा कर दिया, ट्रक से कूद गया और सीधे सुपरमार्केट की ओर भागा। जब वो वहां पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य उसे अवाक कर देने वाला था। मिल्क पाउडर नंबर 1 सुपरमार्केट के सामने काटे गए इंसान पहले से ही बदल रहे थे और संक्रमित बॉस ने सीनियर को जमीन पर धकेल दिया। एक विकृत मुस्कान के साथ उसने उसके पैर अलग कर दिए। मैं वैसे भी मरने वाला हूं, तो जाने से पहले तुम मेरी हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपने शब्द खत्म कर पाता, उसका चेहरा सख्त हो गया। कुछ गलत था। जैसे ही उसका शरीर बदलने लगा, उसकी गालों की मांसपेशियां मुड़ने लगीं। सीनियर ने तेज चीख मारी। उसे सुनकर अजय का दिल दहल गया। वो हिचकिचाहट में जम गया। उसकी मां की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। इस शहर तक पहुंचना आसान नहीं था। कभी परेशानी पैदा मत करना और किसी को भी अपना असली रूप मत दिखाना। समझ गए? इसीलिए उसने अब तक हर अपमान को सहा था, हर गाली को निगल लिया था। लेकिन अब अपनी सीनियर को खतरे में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। उसका बायां हाथ तुरंत एक विशाल आरी में बदल गया। उसका चेहरा और बाल भी बदलने लगे। पलक झपकते ही वो अजय बन गया जिसे हम सब जानते थे। जैसे ही गुर्राते हुए ज़ोंबी आगे बढ़े, अजय ने चीख की तरह तेजी से वार किया और उनके पीछे से गायब होकर फिर से प्रकट हो गया। गली में गीली और काटने की आवाजें गूंज उठीं। पुआप्पू, पल भर में ज़ोंबी के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही बदला हुआ बॉस सीनियर की ओर पहुंचा, एक भयानक आवाज आई। उसका शरीर बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। जब सीनियर ने दोबारा आंखें खोलने की हिम्मत की तो उसने अजय को बॉस की लाश के टुकड़े टुकड़े करते हुए देखा। वो दांत भींचकर बड़बड़ा रहा था, तुम सोचते हो कि तुम मुझे परेशान कर सकते हो? आओ, उठो और फिर से कोशिश करो। अब तक बॉस बस कटी हुई लाश का ढेर बन चुका था। डरी हुई सीनियर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, वो और नहीं देख पाईं। तभी कई ज़ोंबी उनकी ओर बढ़े। अजय दरवाजे पर खड़ा हो गया, रास्ता रोकते हुए। उसकी आवाज ठंडी हो गई, एक और कदम बढ़ाया तो मर जाओगे। और इस तरह अपनी पहली नौकरी के दिन ही अजय ने अपने बॉस को बीच से काट दिया। उसके बाद उसने अपनी दिहाड़ी भी ली और धड़कते दिल के साथ उसने कुछ लगभग सड़ा हुआ मांस खरीदा। वो इस डर से घर गया कि आगे क्या होगा। नौकरी के पहले दिन ही मैंने बॉस को मार दिया। मैं मां को ये कैसे समझाऊंगा? कुछ ही देर में वो एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में पहुंचा। वो दरवाजे पर थोड़ी देर रुका, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। अंदर एक खूबसूरत महिला ज़ोंबी खाना बना रही थी। खुशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा, एजे तुम वापस आ गए, आओ बैठो, रात का खाना तैयार है। इस बीच शहर में ज़ोंबी हमले के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया था। एक लाल बालों वाली लड़की खंडहरों के सामने सोच में डूबी खड़ी थी। मिल्क पाउडर नंबर 1 सुपरमार्केट की इकलौती जिंदा बची हुई सीनियर ने पत्रकारों को अपना बयान दिया, लेकिन उसने अजय का जिक्र कभी नहीं किया। उसने बस इतना कहा कि वो बहुत डर गई थी, बेहोश हो गई थी और उसे कुछ याद नहीं था। तभी एक मातहत उस लाल बालों वाली लड़की के पास आया। मैम, ये हमें मिली निगरानी फुटेज है। स्क्रीन पर एक चौंकाने वाला दृश्य था। अजय एक विशाल टाइप ए कॉप्स किंग से लड़ रहा था। लड़की ने अपने मातहत से टैबलेट ले लिया। स्क्रीन पर अजय पूरी शिद्दत से अपनी चेनसॉ घुमा रहा था। विशाल टाइप ए कॉप्स किंग, जो उसके आकार का कई गुना था, उसे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वो बीच से कट गया। मातहत ने हाईवे पर और 1-2 टुकड़ों में बटे हुए गगनचुंबी इमारत की दरारों की ओर इशारा किया। ये छोटा ज़ोंबी खतरनाक है। उसने न सिर्फ कॉप्स किंग को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसे टुकड़ों में बांट दिया और एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। उसने हर एक टुकड़ा खा लिया। दृश्य वापस अजय के घर की ओर चला जाता है। उसकी माँ उसके कपड़ों को ठीक करते हुए उसे याद दिलाती है, जब तुम स्कूल में हो तो अपने शिक्षकों की बात सुनना, ठीक है? उसका जवाब एक जोरदार डकार के अलावा कुछ नहीं था। उसकी माँ की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसने सख्ती से पूछा, अजय, क्या तुमने कुछ अशुद्ध खाया? घबरा कर वो हकलाते हुए बोला, कुछ नहीं खाया। फिर दरवाजे से बाहर भाग गया। सड़क पर चलते हुए वो सोच में खोया हुआ था कि आगे क्या करना है। एक हाथ अचानक उसके कंधे पर पड़ा। एक चिढ़ाती हुई आवाज गूंज उठी, क्या सोच रहे हो? क्लास का मॉनिटर अजय किसी सुंदर लड़की के बारे में सोच रहा है। चौंक कर अजय तुरंत घबरा गया। उसके सामने जो लड़की थी वो फोंग यू थी, जो शहर के मेयर की बेटी थी और जिसकी माँ एक उच्च पद वाली अधिकारी थी। खुद के भेद के खुलने के डर से अजय ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। बड़बड़ाते हुए पूछा कि वो क्या चाहती थी। फोंग यू हंसी, बेशक, मैं ट्यूशन के लिए आई हूं, तुम पूरी क्लास में टॉप पर हो। पीछे से देखते हुए एक लड़की ने भ्रम में फुसफुसाया, शहर की राजकुमारी एक किताबी कीड़े के प्यार में क्यों पड़ेगी? दूसरी ने तिरस्कार से कहा, अगर पढ़ाई ज़ोंबी को मार सकती तो तुम भी उसकी पूजा करती। फोंग यू के नोट्स पकड़े हुए अजय ने भौहें सिकोड़ी, तुम एक सैन्य परिवार से हो, नैनो मैकेनिकल पार्ट्स के लिए ये अपग्रेड एल्गोरिदम गलत नहीं होना चाहिए, है ना? फोंग यू ने बेबसी से आह भरी, ये कल शहर के बीच में अचानक से आ गए उस अजीब ज़ोंबी की वजह से है।
मेरे परिवार ने मुझसे जांच करने के लिए कहा, लेकिन मुझे अभी भी पढ़ाई करनी है। मैं बस दबाव में गड़बड़ नहीं करना चाहती। ये सुनकर अजय का दिल कस गया। उसने तुरंत एक शांत भाव बनाया और सबक की समीक्षा करने के बहाने विषय बदल दिया। तभी फोंग यू की आंखें अजय के कपड़ों पर पड़ीं। अजय, तुम्हारी शर्ट कैसी दिख रही है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आगे से एक तीखी चीख सुनाई दी। एक एयरबस A380 पक्षियों के झुंड से टकरा गई थी। उसके इंजन तुरंत फेल हो गए थे और वो विशाल जेट नीचे की ओर गिर रहा था। अफरा तफरी मच गई। नागरिक चीखने लगे और हर दिशा में भागने लगे। अजय उस दृश्य पर जम गया। वो स्वाभाविक रूप से भीड़ के साथ भागने के लिए तैयार था, लेकिन तभी एक महिला जो अपने शिशु को पकड़ी हुई थी, उसके ठीक सामने गिर पड़ी। उसके शरीर में एक झटका लगा। वो खुद को बदलने की तैयारी में था। अचानक उसके पीछे एक तेज दरार की आवाज आई। ये आवाज फोंग यू के हाथ में एक चमकते हुए उपकरण से आई थी। मशीनरी की एक तेज आवाज के साथ नैनोबोट्स की भीड़ उसकी बाह में फैल गई। 2 सेकंड से भी कम समय में एक पूरा कवच उसके पूरे शरीर को ढक चुका था। वो नीचे झुकी, फिर गिरने वाले विमान पर निशाना साधकर खुद को तैयार कर लिया। एक तेज आवाज के साथ वो आसमान में चली गई। पलक झपकते ही फोंग यू नीचे आ रहे विमान के सामने प्रकट हुई। जैसे ही उसकी यांत्रिक बाह हमला करने के लिए बदली, नैनोटेक ने एक विशाल युद्ध तलवार बना दी। एक और शहक से हवा फट गई। A380 एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट गया। चीखते हुए यात्री कटे हुए पतंगों की तरह बाहर गिरे और जमीन की ओर गिरने लगे। उस पर उसने अपनी विशाल तलवार को नीचे सड़कों की ओर फेंका। पलक झपकते ही हथियार अनगिनत छोटी छोटी तलवारों में बट गया। हर एक ने यात्रियों के कपड़ों को सही जगह से छेद दिया, जो सड़क के दोनों ओर की गगनचुंबी इमारतों में जा फंसी। यात्री चौड़ी आंखों और हैरान होकर लटके हुए थे। एक पल में वे सड़क पर सबसे चमकीले, सबसे अजीब दृश्य बन गए थे। इस बीच फोंग यू और टूटा हुआ जेट दोनों जमीन पर गिर गए। एक जोरदार धमाके के साथ वे एक ही समय पर धरती से टकराए। A380 2 टुकड़ों में होकर सड़क पर जोरदार तरीके से गिरा। हर आधा टुकड़ा विपरीत दिशा में चला गया। जब खतरा टल गया तो भीड़ खुशी से झूम उठी। ये उस जवान लड़की का नैनोटेक कवच है, अविश्वसनीय। प्रशंसा की आवाजों से घिरी फोंग यू आत्मविश्वास से चमक रही थी। उसने एक खूबसूरत पोज बनाया, भीड़ की पूजा का आनंद ले रही थी। इस बीच दूसरी तरफ पहले गिरी हुई महिला ने अपनी आंखें खोलीं और सदमे में चिल्ला उठी। अजय एक हाथ से पूरे गिरते हुए विमान को थामे हुए था। उसने विशाल मलबे को आसानी से एक तरफ फेंक दिया, फिर उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन महिला ने सहज रूप से पीछे हट गई। उसकी आंखों में अजय अब एक उद्धार करता नहीं था। वो कुछ डरावना था, कुछ और ही था। लेकिन जब फोंग यू ने जिज्ञासा से अपना सिर घुमाया तो विमान का मलबा उसके देखने का रास्ता रोक रहा था, जिससे वो पूरी तरह से अनजान थी कि अभी क्या हुआ था। उसके बाद वे दोनों एक साथ स्कूल लौट आए। क्लास में शिक्षक एक मोटी इतिहास की किताब से पढ़ा रहे थे। फोंग यू की निगाहें कभी अजय से नहीं हटी। इस बीच अजय मानव इतिहास पर सबक को ध्यान से सुन रहा था। ये पता चला कि इस युग ने ज़ोंबी लहर से सिर्फ एक आदमी की वजह से बचा था। बहुत पहले शिया यान नाम का एक प्रतिभाशाली नौजवान था, जो बहुत कम उम्र में एक बड़ी टेक कंपनी में लीड प्रोग्रामर बन गया था। उसकी प्रतिभा ने अनगिनत प्रशंसकों की प्रशंसा हासिल की। लेकिन जब ज़ोंबी का प्रकोप शुरू हुआ तो सब कुछ बदल गया। मानवता का इलाका बार बार सिकुड़ता गया, जब तक कि सिर्फ एक महाद्वीप नहीं बचा जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा था। ज़ोंबी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को लड़ाकों की जरूरत थी, ना कि प्रोग्रामर की। इसलिए ये कमजोर नौजवान जो सिर्फ टाइप करना जानता था, उसकी नौकरी चली गई। फिर भी उसे गहराई से पता था कि वो जो प्रोग्राम लिख रहा था वो मानवता के भविष्य को बदल सकता था। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से दिन रात बिना आराम किए कोडिंग करता रहा, अपने काम को बार बार संशोधित और परिष्कृत करता रहा। दिन रात में और रातें सालों में बदल गईं। कभी सुंदर दिखने वाला वो जीनियस आखिरकार एक अस्त व्यस्त गंजा बूढ़ा आदमी बन गया। आखिर में वो मानवता का पहला परमाणु संचालित नैनोटेक कवच बनाने में सफल रहा। सभ्यता के पतन के कगार पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे कदम बढ़ाया और पहली पीढ़ी के कवच की कच्ची शक्ति से सूट को सक्रिय किया। उसने ज़ोंबी को खदेड़ा और मानवता के भविष्य को बचाया। उस दिन से उसे एक नायक के रूप में मनाया गया। हालांकि समय बीत चुका है और साल गुजर गए हैं, फिर भी उसके वंशज उसकी विरासत को संभाले हुए हैं, जो पीढ़ियों से मानवता की रक्षा कर रहे हैं। कक्षा में व्याख्यान के बाद लोग उत्साहित हो रहे थे, लेकिन फोंग यू की आंखें अजय पर टिकी थीं। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यह गलत नहीं हो सकता, उसके कपड़े, वो उस रात का ज़ोंबी है। इस बीच अजय धीरे धीरे बुदबुदाया, इंसानों के पास पहले से ही शक्तिशाली थर्मल हथियार हैं। एक गोली से ज़ोंबी का पेस्ट बन सकता है, तो हमें कवच की जरूरत क्यों है? फोंग यू ने अचानक उसे टोकते हुए कहा, तुम सच में तेज हो। तुम सही कह रहे हो। इन सबके पीछे एक छिपा हुआ राज है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी, लेकिन तुम्हें पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सौदा पक्का? जब अजय ने सिर हिलाया तो फोंग यू ने आखिरकार बोलना शुरू किया। कुछ दिन पहले उसने गलती से अपने पिता को कुछ भयानक करते हुए देखा था। वो ज़ोंबी को नैनोटेक कवच से लैस कर रहे थे।
उसके पूछने पर उसके पिता ने कारण बताया, सिर्फ ज़ोंबी ही कवच की असली शक्ति को बाहर निकाल सकते थे। कवच में अनंत ऊर्जा हो सकती है, लेकिन इंसानों के लिए इसे चलाना बहुत अधिक सहनशक्ति खर्च करता था। केवल बिना थके ज़ोंबी ही इसके साथ पूरी तरह से जुड़ सकते थे। सदियों से जैसे जैसे उनके परिवार की रक्त रेखा कमजोर होती गई, वे कवच को उसके मूल रूप में कभी बहाल नहीं कर पाए। यही कारण था कि उन्होंने ज़ोंबी को परीक्षण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फोंग्यू हैरान हो गई। हमारे पास जो हथियार हैं उनसे ज़ोंबी को मिटाना ही काफी है, कुछ इतना भयानक क्यों बनाना। उसके पिता का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि हम अभी भी एक ऐसे युग में रहते हैं जहां विलुप्ति कभी भी आ सकती है। कुछ ऐसा है, हमें यह भी नहीं पता कि ये इंसान है या ज़ोंबी, लेकिन अगर इसने चाहा तो ये हमें एक चींटी की तरह कुचल सकता है। ऐसा लगता है कि इसके पास प्राचीन काल से लेकर अब तक अंतहीन जीवन है जो इस दुनिया में कहीं छिपा हुआ है। ये सुनकर अजेव का चेहरा सदमे में आ गया। अमर जीवन, क्या सच में इस दुनिया में ऐसा कुछ मौजूद हो सकता है? फोंग्यू ने शांत होकर जवाब दिया, विश्वास करो या नहीं, ये राज मेरे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है, और उस प्राणी का नाम जियांगसी बताया गया है। ठीक है, अब मेरी बारी है पूछने की। शहर के केंद्र में जिसने कॉप्स किंग को मारा और उन सभी नागरिकों को बचाया, क्या वो तुम थे? अजेव डर गया और अपनी सीट से उछल पड़ा। तुम गलत आदमी के पास हो। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वो कमरे से बाहर भाग गया। उसका घबराया हुआ भागना ही फोंग्यू के संदेह को और तेज कर गया। उसके बाद चाहे अजेव दांत ब्रश कर रहा हो, जॉगिंग कर रहा हो या यहां तक कि वॉशरूम जा रहा हो, फोंग्यू चुपके से उसके पीछे लगी रही। स्कूल के बाद अजेव जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल गया, एक भी सेकंड बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। फोंग्यू बेशक उसके ठीक पीछे थी। जब मैंने उस विमान को पकड़ा था तब भी ये बच्चा गिर गया था। वो यकीनन कुछ छिपा रहा है। जैसे ही अजेव ने घबराहट से अपने कंधे के ऊपर से देखा, वो अचानक किसी से टकरा गया और जमीन पर जोर से गिर गया। ऊपर देखते हुए उसने पाया कि कई सड़क के गुंडे उसका रास्ता रोक रहे थे। फोंग्यू, जो अभी अभी पहुंची थी, उसने सब कुछ होते हुए देखा, लेकिन बीच में पड़ने के बजाय उसने चुपचाप किनारे से देखना चुना। बिना कुछ कहे एक बदमाश ने अजेव के चेहरे पर मुट्ठी मारी, ये डरते हुए कि लड़ने से उसकी पहचान उजागर हो जाएगी और उसकी मां को। भागने के बजाय उसने जानबूझकर कमजोर होने का नाटक किया और दयालुता भरा रूप दिखाया। गोरा बदमाश अजेव की किताब को छीन लिया और उसका मजाक उड़ाया, तो तुम सिर्फ एक टूटे हुए हारे हुए इंसान हो, है ना? मेरे समय की बर्बादी। ये कहकर उसने अजेव को जोर से लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। हंसते हुए गिरोह सड़क पर आगे बढ़ गया। अजेव की दयनीय हालत को देखकर फोंग्यू ने आखिरकार अपने संदेह को दूर करना शुरू कर दिया। वो मुड़ गई और खुद को समझाने लगी, मैं क्या सोच रही हूं, ये कपड़ों का सिर्फ एक संयोग ही रहा होगा। इस बीच अजेव अपनी बिखरी हुई किताबों को उठाने के लिए झुका। अचानक एक हाथ पहले नीचे आया, उनमें से एक को उठाया और उसे उसकी ओर बढ़ाया। अजेव ने उसे जल्दी से एक आभारी मुस्कान के साथ ले लिया, अजनबी को बार बार धन्यवाद दिया। लेकिन अगले ही पल उसी हाथ ने उसके कंधे पर मजबूती से थपथपाया और एक आवाज ने कहा, बुरा नहीं है, अपने गुस्से को काबू में रखना, यही एक अच्छे ज़ोंबी को बनाता है। शब्दों से अजेव सदमे में जम गया। ऊपर देखते हुए उसने महसूस किया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो एक दिन उसका बॉस बनने वाला था, जियांगसी। अजेव अपनी जगह से उछला और चिल्लाया, तुम कौन हो? जियांग इस सवाल पर अपनी जगह रुक गया। जियांगसी अपने दूसरे रूप में बदल गया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। याद है बच्चे, अपनी नफरत को कीड़ों पर कभी बर्बाद मत करना। खत्म करने वाली ऊर्जा की एक लहर आगे बढ़ी, इतनी तेज कि अजेव अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो सड़क खाली थी। जियांगसी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। वो क्या था? वो आदमी न तो पूरी तरह से इंसान और न ही पूरी तरह से ज़ोंबी। अजेव ने मुश्किल से निगला, उसका गला सूख गया था। वो उपस्थिति डरावनी। क्या मैं बस दबाव में टूट रहा हूं, मतिभ्रम देख रहा हूं? वो नहीं जानता था कि जियांगसी छाया से उसका पीछा कर रहा था, उसकी हरकतों को देख रहा था। जल्द ही अजेव वापस स्कूल पहुंच गया। उसकी अस्त व्यस्त हालत को देखकर उसके सहपाठियों ने तुरंत फुसफुसाना शुरू कर दिया। देखो, उसे फिर से परेशान किया गया। क्या वो जवाब नहीं दे सकता? क्या डरपोक है। गोरा बदमाश अभी भी शेखी बघार रहा था। उसने अपनी शारीरिक परीक्षा की शीट लहराई। भले ही मैं नैनोटेक कवच नहीं चला सकता, लेकिन एक सैनिक बनना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस दुनिया में जो ताकत की पूजा करती है, उसके जैसे किताबी कीड़े बेकार हैं। अगर वो स्मार्ट है तो क्या हुआ, पढ़ाई ज़ोंबी को नहीं मारेगी। नैनोटेक कवच के साथ वैसे भी नए हथियारों की जरूरत किसे है? उनकी मजाक उड़ाने वाली आवाजें सुनकर अजेव ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप कक्षा की ओर चला गया। फोंग्यू ने सब कुछ होते हुए देखा। उसने खुद से आह भरी, लगता है मैं ज्यादा सोच रही थी। इस आदमी का खून या क्रूरता से कोई लेना देना नहीं है। और फिर भी एक बात उसे अभी भी परेशान कर रही थी। केंद्रीय जिला सुरक्षित माना जाता था। ज़ोंबी हमेशा शहर की दीवारों के बाहर रखे जाते थे। वे अचानक यहां कैसे प्रकट हो सकते थे? इस बीच जियांग एक छत पर खड़ा था, अजेव को नीचे देख रहा था।
उसके बगल में शियाओ ने सावधानी से पूछा, बॉस, क्या आपको सच में लगता है कि वो बच्चा हम में से एक बन सकता है? जियांगसी अब अपने पहले रूप में वापस आ गया था। उसने मुस्कुराया, कौन जानता है, एक परीक्षा हमें सब कुछ बता देगी। तुमने उस छोटे प्रयोगशाला वाले चूहे को बचाया नहीं था। उसे ढीला छोड़ दो और मुझे चीजों को मसालेदार बनाने दो। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। एक बीमार हरी चमक, लालच भरी हरी चमक फैली और कैंपस के बाहर खाली जमीन पर हरी खून की बूंदें टपकने लगीं। बूंदें आपस में मिल गईं, जीन्स के एक क्रम में मुड़ गईं। शरीर और हड्डियां कुछ भी नहीं से खुद को बुनने लगीं। पल भर में जियांगसी के नियंत्रण में ज़ोंबी की एक सेना ने आकार ले लिया। अपनी मुट्ठी को अचानक भींचते हुए उसका शरीर अपने दूसरे रूप में बदल गया। एक बार में ज़ोंबी जीवन में हलचल करने लगे। उनकी आंखें भूख से जल रही थीं। उनके बीच में विशालकाय राक्षस थे, कुछ 10 मीटर से भी ऊंचे। वे आसपास की इमारतों पर चढ़ गए, इंसानों पर उतरने के लिए सिर्फ जियांगसी के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इस बीच अजेव क्लास में लगन से पढ़ाई कर रहा था, पूरी तरह से अनजान था कि खतरा नजदीक आ रहा था। उसी समय एक तेज बिजनेस सूट में एक आदमी स्कूल के गेट पर आया। उसने गहरी सांस ली, बाहर की आजादी की हवा का आनंद लेते हुए। फिर बिना किसी चेतावनी के मांस के टुकड़े उसके चेहरे से फिसल गए। घबराकर उसने सड़ी हुई त्वचा को अपने हाथ से वापस जगह पर दबाया, बुदबुदाते हुए लगभग खुद को बेच दिया। ये वही स्कूल होना चाहिए जिसका जिक्र लॉर्ड हे ने किया था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि तथाकथित रूकी ज़ोंबी था, जो पूर्ण चेतना वाले दुर्लभ मरे हुए लोगों में से एक था। अपने घुटनों पर गिरकर उसने सम्मानपूर्वक पूछा, लॉर्ड, आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? शिया ने अपने पैरों पर फाइलों का एक ढेर फेंका और ठंडे लहजे में आदेश दिया, इस अकादमी के हर इंसान को खा जाओ। वही अकादमी जहां अजेव पढ़ाई कर रहा था। ज़ोंबी की आंखें खुशी से चमक उठीं। मेरा पहला मिशन इस तरह का दावत जैसा है। एकदम सही। मुझे इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत है। जब से वो याद कर सकता था, उसने इंसानों के प्रयोग के तहत अंतहीन पीड़ा सहन की थी। उसने बहुत पहले कसम खाई थी कि वो सब कुछ वापस ले लेगा जो उससे चुराया गया था, मानवता और उनके वंशजों को पूरी तरह से मिटा देगा। फिर भी बेचैनी उसके विचारों में घुस गई। अजीब, सबसे मजबूत कवच भी मुझे नहीं मार सकता। तो लॉर्ड हे ने मुझे इतने सारे सुदृढ़ीकरण क्यों दिए? ये छोटी अकादमी आसान शिकार होनी चाहिए जब तक कि अंदर कुछ खतरनाक ना हो। हालांकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, फिर भी सावधानी बरती। पहले इसका जायजा लेना बेहतर है। चुपचाप वो प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गया। दयालुता का नकाब पहनकर उसने शिष्टाचार का दिखावा किया। माफ कीजिएगा सर, मैं किसी चीज में आपकी मदद कर सकता हूं। इस बीच अजेव की तरफ उसकी शैक्षिक उत्कृष्टता ने उसे शिक्षा ब्यूरो से एक त्वरित परीक्षा देने के लिए विशेष मंजूरी दिलाई थी। अगर उसने पूरी तरह से स्कोर किया तो उसे विश्वविद्यालय में जल्दी दाखिला लेने की अनुमति दी जाएगी। अजेव परीक्षा पत्र को पकड़े हुए उत्साहित होकर अपनी सीट पर लौट आया। जब तक मैं इस परीक्षा को पूरा कर लेता हूं, मैं आखिरकार विश्वविद्यालय में पहुंच जाऊंगा, उसने खुद से सोचा। लेकिन तभी स्कूल के लाउड स्पीकर बज उठे। एक संदेश में सभी छात्रों को तुरंत इंडोर जिम में इकट्ठा होने का आदेश दिया गया। हालांकि अपनी परीक्षा को एक तरफ रखने से अनिच्छुक अजेव के पास घोषणा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्टेज पर प्रिंसिपल ने अपना गला साफ किया और घोषणा की, विशेष परिस्थितियों के कारण एक नए छात्र को हमारी अकादमी में सौंपा गया है। कृपया, आपका स्वागत है मैगीगी। प्रिंसिपल ने मैगीगी पर एक घबराहट भरी नजर डाली जो स्टेज पर आया और उसने एक धीरे धीरे अपना परिचय देना शुरू किया। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। गंभीरता से, हम पहले से ही हाई स्कूल में हैं और कोई अभी भी ट्रांसफर हो रहा है। उसी पल बदमाशों के एक समूह ने अजेव को आगे धकेल दिया, जिससे वो ठीक पहली पंक्ति में आ गया। मैगीगी की नजर तुरंत उस पर टिक गई। तो यही बात है, लॉर्ड हे का मिशन कभी भी आसान नहीं होने वाला था। यहां पहले से ही हमारे जैसा कोई और है, जिसका मतलब है कि ये स्कूल उसका इलाका होगा। ये इंसान, ये उसके मवेशी हैं। अच्छा हुआ कि मैं बस अंदर नहीं घुसा, वो असभ्यता होती। ये तय करते हुए कि अभी लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, मैगीगी ने पहले चुपचाप अजेव को देखना चुना। दिन हफ्तों में बदल गए और जल्द ही एक पूरा महीना बीत गया। उस दौरान अजेव का जीवन केवल 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमता था, पढ़ाई करना और अपनी अगली पढ़ाई की क्लास तक चलना। मैगीगी पूरी तरह से हैरान था। क्या ये आदमी कभी खाता नहीं? मुझे ये मत बताओ कि पढ़ाई उसके खाने की जगह ले रही है। और उसका वो चेहरा, वो बस एक आसान शिकार लगता है। किस तरह का ज़ोंबी ऐसा दिखता है? लेकिन जैसे ही मैगीगी ने देखना जारी रखने का फैसला किया, गोरा बदमाश और उसके साथी एक नए ट्रांसफर के साथ लड़ने के लिए आ गए। गोरे बदमाश ने मैगीगी के कंधे पर थप्पड़ मारा और कहा, नए लड़के, मैंने तुम्हें हर दिन लुका छिपी करते देखा है, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ कहना है। पहले से ही खराब मूड में मैगीगी ने उसे देखते ही तेज हो गया। कुछ ही पल बाद स्कूल की छत से चीखें गूंज उठीं। सौभाग्य से उनके लिए मैगीगी ने बदमाशों को सिर्फ डराया था, उसने वास्तव में 3 बेवकूफों को खाया नहीं था। वो अंधेरे में हंसा। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि ये मेरा इलाका नहीं है। मैं खाने के बारे में नखरे नहीं करता, लेकिन अगर मैंने उसके इलाके से शिकार खा लिया तो मुझे लगता है कि वो नाराज हो जाएगा।
ये कहकर उसने गोरे बदमाश को थप्पड़ मारा, जिससे उसके सामने के दांत उड़ गए। फिर वो मुड़ गया। समय आ गया है कि मैं अजैव के साथ अपने पत्ते खोल दूं। इस अकादमी में इतने सारे इंसान हैं, उसे मुझे एक हिस्सा तो देना ही चाहिए। अगली सुबह अजैव क्लास में बैठा था, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक शर्मीली महिला सहपाठी ने कुछ पकड़े हुए उसके पास पहुंची। यह कटने के लिए एक मरहम है। ये तुम्हारे घावों को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा। और ये मिर्च स्प्रे। अगली बार जब वे तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें तो इसे उनकी आंखों में स्प्रे कर देना। ये कहकर उसने अजैव के सिर पर धीरे से हाथ रखा, फिर जल्दी से क्लास से बाहर निकल गई। उसे घूरते हुए अजैव इस अजीब हावभाव से पूरी तरह से हैरान रह गया। इस बीच फोंग्यू दरवाजे के बाहर से चुपके से झांक रही थी। वो भी अजैव को दवा देने आई थी। दृश्य को होते हुए देखकर उसने झुंझलाहट में अपने गालों को फुलाया, बुदबुदाते हुए, बेवकूफ अजैव, लगता है मैं बेवजह चिंतित थी। तभी वो मैगिगी के पास से गुजरी। जैसे ही वो अजैव को देखने आया, उससे निकलने वाली गंध ने तुरंत फोंग्यू का ध्यान खींचा। मैगिगी ने जोर से क्लासरूम का दरवाजा खोला। छात्र हांफने लगे, फुसफुसाते हुए, क्या तुमने सुना? उस नए लड़के ने कल स्कूल के बदमाश को हराया। क्या वो यहां अजैव के साथ भी गड़बड़ करने आया है? मैगिगी सीधे अजैव के डेस्क पर चला गया। वो उसके बगल में बैठ गया और सीधे सीधे कहा, भाई, जैसे ही मैंने इस स्कूल में कदम रखा तुमने मुझे देख लिया है ना? मुझे पता है कि ये तुम्हारा इलाका है। 70-30 का बंटवारा करें, तुम 70 रखो। जब अजैव ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैगिगी ने जोर देकर कहा, ठीक है तो 80-20। फिर भी कोई जवाब ना मिलने पर मैगिगी अविश्वास में मुंह खोलकर रह गया। नहीं भाई, तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम मुझे एक हिस्सा भी नहीं दोगे? इस स्कूल को देखो, ये इंसानों से भरा है। क्या तुम सच में इन सबको अकेले खा सकते हो? पास के छात्र मैगिगी को इस तरह से नीचा होते देख रहे थे। वे पूरी तरह से हैरान थे, ये समझने में असमर्थ थे कि वे दोनों क्या बात कर रहे थे। जब अजैव चुप रहा तो मैगिगी ने फिर से कोशिश की, ठीक है, ये कैसा रहेगा? मैं बस वही खाऊंगा जो तुम पीछे छोड़ दोगे। लड़कियां, ऊपरी आधा हिस्सा तुम्हारा, निचला आधा हिस्सा मेरा। सौदा पक्का? अजैव ने फिर भी जवाब नहीं दिया। मैगिगी का चेहरा गुस्से से भर गया। मैं इतना झुक गया और तुम फिर भी सहमत नहीं हो? बच्चे, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? जैसे ही अजैव बुदबुदाने वाला था, तुम जो कुछ भी चाहते हो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फोंग्यू चिल्लाते हुए क्लासरूम में घुस गई। अजैव, उससे दूर रहो। उसी पल उसके हाथ से एक भाला चमक उठा। मैगिगी को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। इससे पहले कि वो सीधे उसकी छाती से छेदता हुआ उसे क्लासरूम की दीवार के माध्यम से बाहर धकेलता हुआ और उसे बाहर फुटबॉल मैदान की चमकदार हरी घास पर कील की तरह गाड़ दिया। अजैव घटनाओं के इस अचानक मोड़ पर सदमे में जम गया। दूसरे छात्र डर से चिल्लाए। फोंग्यू आगे बढ़ी, उन्हें बुलाते हुए, यहां खतरा है, सब लोग सुरक्षित जगह पर जाओ। टूटी हुई दीवार के सामने खड़ी होकर उसकी आंखें मैगिगी के अटके हुए शरीर पर कसकर टिकी थीं। उसके हाथ में एक और हथियार बन गया। जैसे ही उसने गुर्राया, क्या तुम मुझे बेवकूफ या अंधा समझते हो? उन शब्दों पर मैगिगी ने सारे दिखावे छोड़ दिए। तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फोंग्यू एक जोरदार धमक के साथ मैदान में कूद गई। उसने जल्दी से छात्रों को बिखरने के लिए इशारा किया, चिल्लाते हुए, वो एक ज़ोंबी है। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, मैगिगी के शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ। उसके हाथ पांव विकृत हो गए, मांसपेशियां ऐंठने लगीं। कुछ ही पल बाद विकृत ज़ोंबी उसके अंदर से खुद को फाड़कर बाहर निकलने लगे। पलक झपकते ही मैदान हर तरह की घृणित वस्तुओं से भर गया। उसी समय उड़ने वाले ज़ोंबी के झुंड कैंपस के बाहर से बाढ़ की तरह आने लगे। आदेश पूरा होने के साथ मैगिगी ने अपनी दहाड़ लगाई, इलाके को घेर लो और हर एक इंसान को जिंदा पकड़ो। जैसे ही इंसान डर में बिखर गए, मैगिगी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने कंधे हिलाए। पूरे 1 महीने तक नाटक करना थका देने वाला था, आखिरकार फिर से खुद बनकर अच्छा लग रहा है। फोंग्यू ने तुरंत अपना कवच सक्रिय किया। नैनोटेक सूट प्रकाश की एक चमक में उसके शरीर में फैल गया। लेकिन मैगिगी ने कोई डर नहीं दिखाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ इंसान ही इस तरह के खिलौनों के साथ खेल सकते हैं? एक क्रूर फाड़ के साथ उसने अपनी शर्ट फाड़ दी। फोंग्यू की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसकी कमर से एक प्राचीन रूपांतरण उपकरण बंधा हुआ था। जैसे ही वो सक्रिय हुआ, अंधेरी ऊर्जा भड़की और कुछ ही पलों में नैनोटेक का एक नुकीला एक्सोसूट उसके शरीर को ढक गया। ये वही प्रोजेक्ट था जिस पर उसके पिता, फोंग्यू के पिता, जिस पर काम कर रहे थे। भागती हुई भीड़ ने हलचल देखी। वे रुक गए और पीछे मुड़कर देखा, और उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अवाक कर दिया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। एक ज़ोंबी इंसानों द्वारा बनाए गए नैनोटेक कवच को कैसे पहन सकता है? मैगिगी ने मुस्कुराते हुए उसे ताना मारा। मिस फोंग, तुम्हें अपने पिता का धन्यवाद करना चाहिए। उन्हीं की वजह से मैं इस शक्ति का उपयोग कर पा रहा हूं। उन शब्दों पर फोंग्यू के दिमाग में उसके बचपन की एक याद चमक गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। तुम्हारा नाम मैगिगी है? क्या तुम मेरे पिता की पुरानी लैब से आए हुए ज़ोंबी हो? मैगिगी गुस्से में दहाड़ा। सही कहा, मैं पहले परीक्षण विषयों में से एक था और तुम इंसानों ने मुझे बांझ कर दिया।
तुम्हारे परिवार की क्रूरता हमेशा के लिए मुझमें जल चुकी है। आज मैं हर हिसाब चुकता करूंगा, पुराने और नए। फोंग्यू ने लड़ने का पोज लिया। उसकी आंखें तेज हो गईं। बहुत हो गई बातें, आओ और मुझे पकड़ो। मैं गिगी झपटा। उसकी मुट्ठी तोप के गोले की तरह हवा को चीरती हुई आई। फोंग्यू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो नीचे झुककर बचने की कोशिश करने लगी। उसने बदले में अपनी विशाल तलवार घुमाई, लेकिन वो आसानी से फिसल गया। उसके पीछे से चक्कर लगाते हुए वो तेजी से मुड़ी, लेकिन पेट पर एक क्रूर लात का शिकार हुई। इस वार ने उसे 100 मीटर हवा में उछाल दिया। मैं गिगी नीचे झुक गया। उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं, फिर ऊपर की ओर उछला, उसके ऊपर उड़ते हुए। गंदे इंसान, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैंने इन सभी सालों में कितना दर्द सहा है? मैं दर्द का 1000 गुना बदला लूंगा। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसकी मुट्ठी नीचे आई, जिसने फोंग्यू को जमीन में धंसा दिया। मैदान फट गया, धरती टूटने लगी और बिखरे हुए कांच की तरह अलग हो गई। इस बीच कैंपस के दूसरी तरफ एक लड़की को एक ज़ोंबी फाड़ने वाला था। आखिरी सेकंड में एक लकड़ी की छड़ी ने उस प्राणी के चेहरे पर वार किया। वे अपराधी थे, गोरा और उसके साथी। कचरादान दस्ते को कम मत समझना। धत। गोरे ने अपने लड़कों को पीछे के गेट से दूसरों को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन एक लड़की ने बेबसी से चिल्लाया, अजेव अभी भी क्लासरूम में है। वो अपनी परीक्षा का पेपर खत्म कर रहा है। गोरा सदमे में जम गया। क्या तुम मजाक कर रही हो? वो बेवकूफ अभी होमवर्क कर रहा है, उसे भूल जाओ। फिर उसने उसकी आंखों में विनती भरी नजर पकड़ी, एक ऐसी नजर जो एक उद्धारकर्ता के लिए भीख मांग रही थी। उसका संकल्प टूट गया। धत, हम सहपाठी हैं, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। कहीं और मैं गिगी के 2 विनाशकारी वार लगने के बाद फोंग्यू लड़खड़ाने लगी। एक सिहरन उसके शरीर से गुजर गई। ये किस तरह की शक्ति है? वो उस कवच को अनंत ओवरलोड पर चला सकता है। अचानक उसके बचपन से उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। नैनोटेक कवच हमारे परिवार की विरासत है। जितनी ज्यादा शक्ति उतना ही ज्यादा बोझ। बिना टूटे अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास अटूट दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सूट इच्छा शक्ति पर प्रतिक्रिया करता है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए फोंग्यू अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके कवच में ऊर्जा का उत्पादन सुरक्षा सीमाओं से परे बढ़ गया और नीले रंग की बिजली की चिंगारियां फूटने लगीं। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैं गिगी को नष्ट करो। उसने अपनी खुद की बाधा को तोड़ा और एक अभूतपूर्व शक्ति का उपयोग किया। एक ही पल में वो आगे बढ़ी। उसकी लोहे की पकड़ ने उसका चेहरा पकड़ लिया। फिर बैम, एक बर्बर कोहनी का वार। वह जमीन पर गिर गया। धमाका एक विस्फोट की तरह गूंजा। पूरा मैदान मकड़ी के जाले की तरह दरारों में टूट गया। इस बीच क्लासरूम के अंदर अजेव ने अभी अभी अपनी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पूरी की थी। हाँ, आखिरकार हो गया। कॉलेज, मैं आ रहा हूं। उसने अभी मुश्किल से पेपर को रखा था, तभी गोरा हांफता हुआ अंदर आया। इससे पहले कि अजेव प्रतिक्रिया कर पाता, गोरे ने उसे पकड़ा और भागा। तुम सच में अभी होमवर्क कर रहे हो? अगर वो लड़की मुझसे भीख नहीं मांगती तो मैं तुम्हारी दुखी हालत में तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता। गोरे को अपनी पूरी ताकत से भागते हुए देखकर अजेव ने अचानक सोचा, शायद वो इतना बुरा नहीं था। लेकिन जैसे ही वे क्लासरूम से बाहर निकले, फोंग्यू और मैं गिगी की लड़ाई पहले ही उस इलाके में आ चुकी थी। दोनों बराबरी की लड़ाई में उलझे हुए थे। उनके वार से उनके आसपास की दीवारें हिल रही थीं। तभी गोरे के एक साथी ने चिल्लाया, पीछे का गेट नहीं खुलेगा। उस कमीने प्रिंसिपल ने दीवारों को 10 मीटर ऊंचा और 100,000 वोल्ट की बिजली से मजबूत कर दिया है। इसे छुओगे तो जल जाओगे। वो बूढ़ा हरामी, गोरे ने दरवाजे पर बेकार में लात मारते हुए गाली दी। अजेव आगे बढ़ा, मुझे कोशिश करने दो। कुछ ही सेकंड में उसने डिजिटल लॉक के कोड को तोड़ दिया, सिस्टम को ओवरराइड किया, बिजली काट दी और गेट खोल दिया। समूह से वाह वाह की आवाजें गूंज उठीं। गोरे ने उसकी पीठ थपथपाई। लगता है कि किताबी कीड़े भी ऐसे समय में काम आते हैं। अगर हम जिंदा बच गए तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। अजेव ने बस आह भरी और पूरी तरह से चुप रहा। लेकिन जैसे ही वे बाहर भागे, खुशी डर में बदल गई। उनका आगे का रास्ता उन्हें अपनी जगह पर ही रोक दिया। एक विशालकाय ज़ोंबी वहां खड़ा था, जो एक भीड़ को कमांड दे रहा था, इंसानी सेना के बचाव के प्रयास को रोक रहा था। युद्ध के मैदान में वापस मैं गिगी ने फोंग्यू पर कटाक्ष किया। यह क्षेत्र सील है। तुमने सोचा था कि तुम मुझे रोक सकती हो और छात्रों को भागने दे सकती हो। मूर्ख, अपने पीछे देखो। फोंग्यू ने अपना सिर घुमाया और सिर्फ छात्रों को ज़ोंबी से घिरा हुआ देखा। यहां तक कि अजेव और गोरे को भी अंदर वापस धकेल दिया गया था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मैं हार नहीं सकती, कोई और रास्ता होना चाहिए। हवा में उठते हुए उसने अपने कवच की पूरी शक्ति को बुलाया। प्रकाश के एक तूफान में उसके चारों ओर शानदार हथियारों का एक शस्त्रागार बन गया। किताबों में साफ था कि एक ज़ोंबी की कमजोरी उसके सिर में होती है। इसे काट दो और प्राणी सिर्फ एक लाश बन जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए फोंग्यू ने मैं गिगी की खोपड़ी पर निशाना साधा, लेकिन वो बस मुस्कुराया और उसकी ओर झपटा। मेरा सिर लेने की कोशिश कर रही हो? तुम अपनी लीग से बहुत बाहर हो। उसकी मुट्ठी उसकी ओर गर्जी। वो मुश्किल से समय पर बच पाई। अगर वो उससे जुड़ जाती तो वो कुचल जाती।
झटके की लहर ने ही पास के छात्रों को जिम में गुड़िया की तरह फेंक दिया। अजय का स्कूल बैग विस्फोट में फंस गया, जो हवा में ऊंचाई पर जा गिरा। बिना सोचे वो उसके पीछे भागा। उसके कीमती परीक्षा के पेपर अंदर थे। गोरे ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं गिगी की आभा बढ़ गई, ऊर्जा और ज्यादा कसने लगी। फिर बूम, उसकी शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। फोंग्यू ने जो हथियार बुलाए थे वे टूट गए। शक्ति ने उसके वाइजर को तोड़ दिया। उसमें से एक ब्लेड अपना रास्ता भटक गया। अजेव के बैग और परीक्षा के पेपर को एक ही चाप में काटता हुआ निकल गया। ब्लेड ने साफ साफ अजेव का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक लड़की चिल्लाई, दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढकते हुए। यहां तक कि गोरा और उसका गिरोह भी जम गए। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। फोंग्यू की पुतलियां फैल गईं क्योंकि उसने उसका सिर जमीन पर लुढ़कते हुए देखा। उसका दिमाग जो वो देख रही थी उसे स्वीकार करने से मना कर रहा था। उसने एक आखिरी हताश वार के लिए खुद को तैयार किया जब मैं गिगी ने उस पर नजर डाली, हंसते हुए। ओह, गलती से लग गई, मेरी गलती है भाई। मैं गिगी ने अपना सिर पीछे फेंका और हंसा। हाँ, अस्थिर चर गायब हो गया। अब मैं आखिरकार ढीला पड़ सकता हूं। गोरे और उसके दल ने सहज रूप से उस जगह की ओर मुड़े जहां अजेव गिरा था, और अगले ही सेकंड में उनकी आंखें उनके सिर से लगभग बाहर निकल आईं। अजेव उनकी ओर चल रहा था, अपने कटे हुए सिर को बालों से पकड़े हुए। उसने गोरे के चेहरे पर एक पैर रखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें पहले मुझे परेशान करना पसंद नहीं था? क्या हुआ? क्या अब बहुत डर गए हो? ये कहकर उसने गोरे को एक फुटबॉल की तरह कमरे में उछाल दिया। उनके आसपास के छात्र चिल्लाए, भूत भूत, और हर दिशा में भाग गए। फोंग्यू इस हंगामे की ओर मुड़ी, सिर कटा हुआ अजेव को आगे बढ़ते हुए देखकर सदमे में जम गई। मैं गिगी ने उसकी नजर का पीछा किया और लगभग पेशाब कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पागलपन है। लेकिन उस पर हमला करने के बजाय अजेव का ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें उसके परीक्षा के पेपर के टुकड़ों पर टिकी थीं। मैं गिगी का दिल बैठ गया। उसने अपने हाथ उठाए। अरे, ये एक दुर्घटना थी। मैं कसम खाता हूं कि मेरा ये मतलब नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। अजेव ने अचानक अपने ही सिर को एक गदा की तरह घुमाया। हुश, उसने उसे एक तोप के गोले की तरह सीधा में गिगी की ओर फेंका। ज़ोंबी को पलक झपकने का समय भी नहीं मिला। क्रंच, खोपड़ी उसकी छाती से टकराई। उस जोर से वो 1 किलोमीटर हवा में उछल गया, इससे पहले कि वो एक तोप की तरह नीचे गिरता। छात्र मुंह खोले हुए जम गए। उसने अपने ही सिर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ये क्रूर है। क्या वो सच में वही किताबी कीड़ा अजेव है जिसे हम जानते थे? गोरा जमीन पर अपनी मां के लिए रो रहा था, पूरी तरह से टूट गया था। एक लड़की कांपते हुए अजेव से फुसफुसाई, अजेव, मैंने तुम्हें पहले दवा दी थी, याद है? लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। अचानक वो नीचे बैठ गया। उसके नीचे का फर्श टूट गया। अगले ही पल वो एक मिसाइल की तरह आगे बढ़ा। वूश, झटके की लहर ने छात्रों को हवा में फेंक दिया। छत से जियांग सी मुस्कुराया, बुरा नहीं है। शक्ति का वो विस्फोट प्रभावशाली है। मेगिगी अभी भी आसमान में गिर रहा था। उसने मुश्किल से अपना संतुलन रीगेंड किया। उड़ते हुए सिर को घूरते हुए वो चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट थी, तुम क्या हो? लेकिन अजेव का शरीर पहले ही उसके पास पहुंच गया था। उसने हवा में अपना कटा हुआ सिर पकड़ लिया, आगे की ओर पलटा और मे के ठीक ऊपर उतरा। रुको भाई, पहले मेरी बात सुनो, मेगिगी ने विनती की। उसका एकमात्र जवाब एक ठंडी हत्या वाली हंसी थी। गुर्राते हुए मेगिगी वापस दहाड़ा, मुझे बहुत दूर मत धकेलो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे बस सह लूंगा? क्रैक, अजेव ने अपने ही सिर को एक हथौड़ी की तरह घुमाया। उसे मेगिगी की छाती से टकराया। एक तेज हरी चमक फूट पड़ी क्योंकि मेगिगी नीचे गिर गया। जमीन पर सैनिक और ज़ोंबी दोनों जम गए। सब दृश्य देखकर आंखें खींची गईं। नागरिक चीख रहे थे, पूरी तरह से डर से बिखर रहे थे। धमाका, अजेव सबसे पहले उतरा। झटके की लहर ने धरती में दरारें डाल दीं। इससे पहले कि मेगिगी नीचे उतरता, अजेव ने फिर से अपना सिर फेंका। वार लगा जिसने मेगिगी को वापस आसमान में भेज दिया। धड़ाम, वो सीधे एक गगनचुंबी इमारत से टकरा गया। कांच और कंक्रीट बारिश की तरह गिरने लगे। जैसे ही अजेव पीछा करने वाला था, आसपास के ज़ोंबी अंदर आ गए, उसे चारों तरफ से घेर लिया। विशालकाय लाश की आज्ञा पर भीड़ एक ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ी। अजेव की आंखें संकरी हो गईं। वो तेजी से घूमा, फिर वो दहाड़ा, एक ऐसी आवाज जो खुद आसमान को फाड़ गई। झटके की लहर विनाशकारी थी। ज़ोंबी तुरंत राख में वाष्पित हो गए। यहां तक कि पास के इंसान भी पीछे हट गए। उनके कानों और नाक से खून बह रहा था। एक ठंडी आवाज के साथ अजेव नीचे बैठ गया। धमाका, वो एक जीवित तोप के गोले की तरह ऊपर की ओर उछला। मेगिगी का पीछा करना फिर से शुरू कर दिया। जमीन पर सैनिक अपने ही कटे हुए सिर को हाथ में लिए हवा में उड़ते हुए देख हैरान रह गए। उनमें से एक ने अपने शांत स्वभाव में हकलाते हुए कहा, डायरेक्टर, एक आदमी अपने ही सिर के साथ उड़ रहा है। वो आसमान में ज़ोंबी को फाड़ रहा है। अजेव मेगिगी के पास पहुंचा। एक बार फिर उसने अपने सिर को एक हथियार की तरह घुमाया। उसे क्रूरता से अपने दुश्मन से टकराया। मेगिगी कराह उठा,
पूरी तरह से शक्तिहीन, एक पुरानी गुड़िया की तरह इधर उधर फेंका जा रहा था। शियाओ ने जियांग से फुसफुसाते हुए कहा, किंग, वो अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जियांगसी सिर्फ मुस्कुराया, तो उस बच्चे में अमरता है। ओह, ये उसे कहीं ज्यादा दिलचस्प बनाता है। इस बीच अजेव द्वारा युद्ध के मैदान को साफ करने के साथ इंसानी सेना ने आखिरकार कैंपस में घुसपैठ की और अपना बचाव शुरू कर दिया। जब एक महिला सहपाठी फोंग यू को निकास की ओर सहारा दे रही थी, धमाका, ऊपर से कुछ विशाल नीचे गिर गया। ये में गिगी था, जिसे अजेव ने एक बार फिर जमीन पर फेंका था। कुछ ही पल बाद अजेव खुद एक जोरदार कंपन के साथ उतरा। धरती पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। उसे देखकर सब डर में जम गए। शियाओ ने जियांगसी को फ्रैंटिकली रिपोर्ट करते हुए लिखा, मेरे किंग, इस वाले की रीडिंग लगभग पूर्णता के करीब है। उसका विकृति सूचकांक निर्दोष है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने सोचा था। उसके शारीरिक हमले तर्क को धता बताते हैं। अगर वो अनियंत्रित रूप से विकसित होता है तो एक बार जब वो विद्रोह करता है तो इंसानी समाज ढह सकता है। वो रुका, फिर उसने जोड़ा, हालांकि एक अंतिम विशेषता अभी भी अप्रभावित है। मैदान पर अजेव ने शांति से अपने ही कटे हुए सिर को फिर से जोड़ा। सैनिकों और जीवित बचे लोगों की भयभीत नजरों के नीचे उसके बाल ऐंठने लगे। उसकी मांसपेशियां बदल गईं और कठोर हो गईं। एक हड्डी को हिलाने वाली दहाड़ के साथ उसने सच्चे अजेव में अपना रूपांतरण पूरा किया। फोंग यू ने हांफते हुए कहा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, वो छोटा ज़ोंबी पहले से ही दूर से तुम थे। टूटा हुआ मैं गिगी कमजोरी से कांपने लगा। मैंने तुम्हारे परीक्षा के पेपर को खराब करने के लिए पहले ही माफी मांगी थी। तुमने कहा था कि छात्र मेरे थे, मुझ पर हमला क्यों किया? अजेव ने मजाक से भरी आवाज में मुस्कुराया। मैंने तुम्हें ऐसा कब वादा किया? वे सब मेरे हैं। अगर मुझे ये याद नहीं है तो मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। मैं गिगी का गुस्सा फूट पड़ा। बेशर्म झूठे, ज़ॉम्बी के लिए एक अपमान। तुम इंसानों की तरह ही नीच हो। वो दहाड़ा, लड़खड़ाते हुए सीधा खड़ा हो गया। ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूं। हवा में हत्या की भावना फूट पड़ी क्योंकि दोनों फिर से भिड़ने की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ फोंग यू और उसके सहपाठी निकास की ओर रेंग रहे थे। कांपते हुए ये डरावना विचार उन्हें मार रहा था। अजेव में गिगी से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। फिर भी जैसे ही वे अकादमी के गेट पर पहुंचने वाले थे, एक जोरदार वूश ने हवा को फाड़ दिया। एक विशाल पत्थर आसमान से नीचे गिर रहा था। धमाका! यह प्रवेश द्वार पर गिरा, उनके एकमात्र भागने के रास्ते को सील कर दिया। घबराहट आग की तरह फैल गई। आशा उनके चेहरों से दूर हो गई, सिर्फ डर बचा। फिर उनके पीछे एक छाया मंडरा उठी। अजेव आगे बढ़ा, उसके होंठ एक सडिस्टिक मुस्कान में मुड़ गए। क्या मैंने नहीं कहा था? वो गुर्राया। तुम सब मेरे हो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी नहीं जाएगा। हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अलविदा।